दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कल रात से ही इस देश की सबसे ताकतवर सत्ता केंद्र यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को यदि आप देखें तो पीएमओ में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं उनको लेकर तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन खलबली तब और बढ़ जाती है जब चुपचाप प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल का इस्तीफा ले लिया जाता है। नवनीत सहगल इस्तीफा देते हैं और वो इस्तीफा जब देते हैं तो तत्काल प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाता है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश कैडर के और हर पार्टियों की सरकार के यूपी में दुलारे रहे नवनीत सहगल जब दिल्ली लाए जाते हैं। इस देश की सरकारी मीडिया को नियंत्रित करने वाली संस्था, चाहे वो दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, सरकारी समाचार एजेंसियां हो, इन सब को नियंत्रित करने वाली संस्था के प्रमुख के तौर पर लिए लाए जाते हैं, उनका अचानक इस्तीफा हो जाता है। अचानक इस्तीफा हाल के दिनों में बढ़ गया है। इसी साल की शुरुआत में लॉ कमीशन में एक मेंबर बनाए गए थे हितेश जैन, उनका भी अचानक इस्तीफा हुआ। उनका तो बंगला तक खाली करवा लिया गया, सामान तक बाहर निकाल दिया गया था। आखिर उनका इस्तीफा क्यों हुआ? वो तो मोदी जी की इमेज बिल्डिंग के लिए 2012 से कोशिशें कर रहे थे। दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गए। इस पूरे मामले में एक और व्यक्ति हिमानी सूद का जिक्र हो रहा है, जो चंडीगढ़ की प्रो वाइस चांसलर है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से। उस विश्वविद्यालय में जो उस विश्वविद्यालय के मालिक है, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो मालिक है सतनाम सिंह संधू, वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद है। जैसे सचिन तेंदुलकर मनोनीत किए गए थे वैसे ही वो मनोनीत सांसद है। अब किस काम के लिए मनोनीत किए गए आज इस पर चर्चा का वक्त नहीं है, लेकिन जो धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, कुछ महीने पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, देश ने नहीं जाना कि यह इस्तीफा क्यों हुआ। उसके थोड़े ही दिन आगे पीछे हितेश जैन जो लॉ कमीशन में मेंबर बनाए गए थे उनका इस्तीफा, और अब प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा। और इन सब के बीच खबर आती है कि 23-24 नवंबर की दरमियानी रात से ही पीएमओ में बतौर ओएसडी गुजरात के दिनों से नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हिरेन जोशी अचानक से पत्रकारों को निर्देश देना और अचानक से उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। हिरेन जोशी के बारे में इस देश में कौन नहीं जानता? हिरेन जोशी के बारे में सभी जानते हैं कि दोपहर 3 साढ़े 3 के आसपास सभी चैनलों को एक एजेंडा आता है। कई पत्रकारों ने मुझे बताया, गोदी चैनलों के कई लोगों ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक एजेंडा आता है, कुछ पॉइंटर्स आते हैं कि शाम में इसी पर डिबेट करनी है, किसको नीचे गिराना है, किसको ऊपर उठाना है, कौन सा मुद्दा उठाना है। तमाम जरूरी मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को छोड़कर जो जरूरी मुद्दे हैं उन सब को छोड़कर किस मुद्दे को जरूरी बनाकर पेश करना है, कैसे इस देश में नैरेटिव सेट करना है, उन सब के कथित तौर पर मास्टरमाइंड माने जाते हैं हिरेन जोशी। अब हिरेन जोशी के ऊपर और प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों के ऊपर जिस प्रकार का आरोप अभी 2 दिनों पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लगाया, क्या उस आरोप के बाद ही धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हुए हैं? क्या प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल के इस्तीफे और हिरेन जोशी की निष्क्रियता के बीच कोई संबंध है? क्या हितेश जैन के इस्तीफे या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे या फिर उन सब के बीच हिरेन जोशी की निष्क्रियता के बीच कोई संबंध है? क्योंकि पवन खेड़ा के आरोप तो बड़े संगीन हैं। वो बेटिंग ऐप और व्यवसाय जैसी चीजों पर भी इशारा कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर कोई बिजनेस कर सकता है? इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेटिंग ऐप की बात उन्होंने खुलकर भले ना बोली हो, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा हुआ है, उनके बेटे भी कथित तौर पर इस तरह के व्यवसाय में लिप्त हैं। अब ये दोनों मामले जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, हड़कंप किस बात का मचा हुआ है, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा जो कल या परसों खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो स्वदेश लौट जाएंगे या किसी दूसरे देश की यात्रा पर चले जाएंगे। उसके बाद हफ्ता दिन या 2 हफ्ते इस देश में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कई सारे जोशी यहां इस्तीफा देने के लिए लाइन में दिखाई दे सकते हैं।
अभी आपने हिरेन जोशी को सुना, अभी आपने नवनीत सहगल को सुना, तो कई जोशी कई सहगल आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, कोई दूसरा वक्त होता कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर यदि आरोप लगते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब तक सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक हर जगह सरकार के बचाव में कूद पड़े होते। कहीं किसी ने सरकार के बचाव में इन प्रवक्ताओं को कूदते हुए देखा नहीं है। यह अपने आप में आश्चर्य है कि क्या नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बनते जा रहे हैं? क्या उनका कार्यालय बोझ बनता जा रहा है कि पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद बचाव के लिए बीजेपी के लोग नहीं कूद रहे? जो भाजपा के लोग, राहुल गांधी जब ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, तो जिस चुनाव आयोग से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, वहां वो लोग बचाव में कूद पड़ते हैं। यहां वो बचाव नहीं कर रहे। ये अपने आप में आश्चर्य है। पहले जरा सुनिए कि पवन खेड़ा ने कहा क्या था। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। तो सुना आपने, पवन खेड़ा के आरोप बड़े संगीन हैं, लेकिन आरोपों के बचाव में बीजेपी नहीं आ रही है। और जितने कैरेक्टर का जिक्र हुआ या आने वाले मामले में यह मामला इतना बड़ा हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस देश का अभी से दबाव महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए थे, गुजरात के तकरीबन पूरे सीएमओ को अपने साथ उठाकर ले आए थे, ज्यादातर लोगों को ले आए थे, और उसमें नृपेंद्र मिश्रा को यदि ऐड कर दिया जाए तो सीएमओ में एक यूपी कैडर के ऑफिसर को ऐड करके पीएमओ बना दिया गया था। उसी में से हिरेन जोशी भी थे। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग उस टीम में फिट नहीं हो पाए, वो बाहर हो गए। आखिर कारण क्या है कि इस पूरे खेल को देखने के बाद अब ये लगता जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मामला है, क्योंकि इस्तीफा होता है तो इस्तीफे का कारण पता नहीं चलता। धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य कारण और निजी कारणों का हवाला दिया। प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा हो रहा है तो असली वजह पता नहीं चल रही। हितेश जैन को हटाया गया लॉ कमीशन से तो कुछ पता नहीं चला। हिमानी सूद की भूमिका इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जाकर पोप से मुलाकात करती हैं, हाथ में मोदी की फोटो लेकर मुलाकात करती हैं। ये भूमिका इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। एक व्यक्ति अचानक इतना महत्वपूर्ण बना दिया जाता है, क्योंकि यदि अफवाहों की माने तो कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, ऊपर में बैठे हुए लोग, जो चाहते थे कि हिमाचल की लीडरशिप को साइडलाइन करके पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तरह के तहत हिमानी सूद को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब मुझे नहीं पता हिमानी सूद भारतीय जनता पार्टी में कितनी कामयाब होती नहीं होती, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उससे इस अफवाहों को बल मिलना स्वाभाविक है। चर्चा तो यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह की पसंद थे प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर नवनीत सहगल, और नवनीत सहगल और हिरेन जोशी को लेकर के कहीं कुछ गलतफहमियां थी। लेकिन इन सब के बीच एप्स्टीन फाइल का जिक्र होना, इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आना, हालांकि उस ट्वीट को व्यक्तिगत तौर पर मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि किसी के बारे में निजी हमले किसी को नहीं करने चाहिए। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था। कई सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को लेकर के सवाल गहरा होता जाता है। और इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का यह कहना कि एप्स्टीन फाइल यदि खुली तो अगले 1 महीने में कोई मराठी पीएम हो सकता है इस देश का। यहां तक वो चले जाते हैं। खैर, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो विपक्ष में है तो ऐसी बातें वो कर सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर सत्ता केंद्र में से एक भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, यदि उस प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के बारे में देश को जानने का हक है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में तमाम गोपनीय सूचनाएं होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस देश की सुरक्षा से लेकर, इस देश की आर्थिक नीति से लेकर, इस देश की विदेश नीति से लेकर, इस देश के सामाजिक पहलुओं तक हर तरह की परिस्थितियों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको लेकर कि ज्यादा सेंसिटिव इस मामले को बनना स्वाभाविक ही है। अब सवाल है कि इस मामले में क्या वाकई प्रसार भारती के चेयरमैन के इस्तीफे का मुद्दा हिरेन जोशी के मुद्दे से जुड़ा हुआ है? क्या वाकई सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया वो इससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि जुड़ा हुआ है, लेकिन नवनीत सहगल का इस्तीफा और हिरेन जोशी का अचानक से बीच में दिखाई नहीं देना पिछले 10-12 दिनों से, अचानक न्यूज चैनलों को जो एजेंडा सेट करने का काम मिलता था वो 8-10 दिनों से दिखाई नहीं देना कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है, जैसा कि गोदी चैनल के पत्रकार बताते हैं। कारण क्या है और कौन सी खलबली अंदर में मची हुई है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी के पास। शीतल जी, ये पूरा मामला जो नवनीत सहगल के इस्तीफे के साथ शुरू हुआ है और उसमें हिरेन जोशी का जिक्र पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आ रहा है, मोटे तौर पर कहें तो पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय गहरे दबाव में फिलहाल दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री का दफ्तर है उसमें अगर सबसे प्रभावशाली नाम कभी कोई सामने आता है जो कम से कम 2 बार आरोपों की शक्ल में आया है। एक बार मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल साहब ने 2021 में ये नाम लिया था और एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा था कि आप सब लोग तो उनसे निर्देश लेते हैं और उसी के आधार पर विपक्ष को निशाना बनाते हैं और अन्य चीजें आरोप उन्होंने लगाया था। एक बार इसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही राज्यसभा सदस्य रहे हैं और अभी तक बीजेपी में ही है, निकाले विकाले नहीं गए हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि हिरेन जोशी जो हैं ये ट्रोल आर्मी वगैरह को नियंत्रित करते हैं और लोगों को इंटिमिडेट वगैरह कराते हैं और उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। तब इनको लोगों ने जाना कि ऐसे कोई शख्स हैं। इसके पहले भी उनकी दबे स्वरों में चर्चा होती थी। अभी देश की जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने आरोप लगाया, जिसके बारे में सरगोशियां थी, ऑथेंटिकली कहीं से नहीं आ रहा था कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया है। जो जोशी जी हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं इस समय और ओएसडी हैं। 17-18 सालों से प्रधानमंत्री के साथ हैं, 2008 से जब वो मुख्यमंत्री थे तब से। और उनका जो सूचना और कम्युनिकेशन प्रबंधन है उसके हेड माने जाते हैं, ऑफिशियली भी हैं वो। उनके साथ उनके 2 सहयोगी और हैं पीएमओ में, लेकिन मुख्यतः उन्हीं की भूमिका सामने आती है। माना जाता है, इस बात को बहुत बार बहुत से लोग बहुत तरह से कह चुके हैं कि जो हमारा मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, उसके लगभग सभी के मालिक, उनके सभी प्रमुख एंकर्स, उनके संपादक वगैरह सब जोशी जी के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फोन पर हैं और सब उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और सब उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं जी। तो इतने प्रभावशाली आदमी को, जिनके लिए भारतीय मीडिया के बारे में दुनिया, तो इसके साथ साथ ये समझना जरा जरूरी हो जाता है कि नवनीत सहगल वाला एंगल क्या है, क्योंकि ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी से उठाकर दिल्ली पहुंचा दिए जाते हैं। फिर 2 और नाम आ रहे हैं, हितेश जैन और हिमानी सूद का मामला सामने आ रहा है। ये है क्या पूरा मामला? नवनीत सहगल का कोई लिंक इससे सीधे है कि नहीं ये अभी सामने नहीं आया है। ये आया है कि उनके बेटे की भी एक बेटिंग कंपनी थी जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसके बारे में क्लैरिफिकेशंस आए हैं कि उसमें कोई वर्किंग नहीं थी, 1-1.5 लाख रुपए की हैसियत की वो कंपनी थी और वही है। लेकिन जो बाकी दोनों नाम आए हैं, जो लॉ कमीशन के जैन साहब हैं, जैन साहब की एक कंपनी है जो 2016 में बनी, उसका नाम ब्लू क्राफ्ट है, इसमें सी की जगह के है और इस कंपनी में वो और उनके परिवार के कोई दूसरे जैन साहब उसके मालिक हैं और एक मिश्रा जी उसमें सीईओ हैं। ये मिश्रा जी वो हैं जो 2012 में उस दफ्तर में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में, गुजरात मुख्यमंत्री के दफ्तर में जोशी जी के साथ काम कर चुके हैं
और अभी ये माना जाता है कि जो पुस्तकें वगैरह और प्रकाशन वगैरह प्रधानमंत्री जी के बारे में आते हैं, उसकी देखभाल और उसका संपादन, उसका करेक्शन वगैरह वो करते हैं और अन्य चीजें देखते हैं। जिस कंपनी में वो सीईओ हैं, जिसके मालिक जैन्स हैं, जो अभी इससे हटे हैं और जो जोशी जी के करीबी बताए जाते हैं, कई लोग उनको बिजनेस पार्टनर भी कह रहे हैं, वो सज्जन जो हैं कई राष्ट्रीय मतलब मोदी जी से संबंधित कैंपेन, जैसे नोटबंदी के समय एक कैंपेन था डिजिटल करेंसी के बारे में, और अन्य कैंपेन जो सरकारी तौर पर जिसके लिए पैसा आता है, उसको उनकी कंपनी चलाती हुई मिल रही है हमें रिकॉर्ड पर। उनके अपने जी वेबसाइट पर सब कुछ है, उसमें वो अलग चीज नहीं है। वो एक बहुत बड़ी फेलोशिप भी चला रहे हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर की गई सरकार या उसके समर्थित लोगों के द्वारा। तो एक रोल उनका वो है जो बताता है कि ऐसा तभी संभव है जो बहुत क्लोज हो। अब हिमानी सूद एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रो वाइस प्राइवेट चांसलर यूनिवर्सिटी है है जी। जी। और वहाँ जो सज्जन उसके मालिक हैं, वो इस समय सतनाम सिंह संधू नॉमिनेटेड एमपी जी, है राज्यसभा में। मिस्टर संधू नॉमिनेटेड एमपी हैं। उनके बारे में सोशल मीडिया पर यह है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए में ये सीट खरीदी थी, लेकिन ये सब अपुष्ट सूचनाएं हैं जिनको उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा गया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा लोग करते हैं, हमारे यहाँ उद्योगों से संबंधित लोग जब आते हैं इस तरह के राज्यसभा वगैरह में, तो ये बातें भी पीछे पीछे आती हैं और कई बार जी इनके तथ्य भी होते हैं। खैर, ये दोनों लोग एकाएक अभी प्रकाश में आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय एक इंडिविजुअल के साथ, चंडीगढ़ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के साथ मिलके हमारे जो राजनय के प्रोग्राम्स हैं, जैसे दुनिया में मुस्लिम देशों से या अन्य देशों से रिश्तों जी के बारे में, उनके एम्बेसडर्स वगैरह को एंगेज करने के बारे में, वो एक इनसे मिल रहा है, इनके जरिए कर रहा है। ऐसी इनकी एक ये संस्था रिकॉर्ड है इंडियन माइनॉरिटी यस, फेडरेशन। आईएमएफ नाम से इंडियन जी मतलब आईएमएफ ये दूसरा वाला है, इंडियन माइनॉरिटी जी फेडरेशन नाम से एक संस्था बनी हुई है। इसके जरिए ये न्यूजीलैंड और अन्य जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी गए और वहाँ भारतीय पोप से भी मिले दूतावास ने हैं। भी, जी, भारतीय दूतावास ने ऑस्ट्रिया में तो इनके लिए ट्वीट किया, इनको फोटो लगा के, और अन्य न्यूजीलैंड में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वगैरह से मिले। ये सब चीजें तभी संभव है जब भारत की सरकार की ओर से इनको सपोर्ट इस लेवल का हो, क्योंकि ये सब एंगेजमेंट तभी होते हैं जब आदमी समझे कि ये सरकार से संबंधित है। तो ये एक एंगेजमेंट से आखिरी सवाल सर, इससे जुड़ा जी, हुआ एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। हम्म, इस पूरे मामले का, जिसमें अभी कई और खुलासे होने की चर्चा है, कई और इस्तीफों की झड़ी लगने की चर्चा है, किस तरह से आप देखते हैं? और प्रधानमंत्री कार्यालय जो लग रहा था कि वही कैबिनेट है, वही सरकार है, वही संसद है, कई लोग तो ये मानते थे कि संसद की भूमिका भी गौण कर दी गई है। पूरे सिस्टम के ऊपर पीएमओ हावी था। उस पीएमओ के अंदर से जब इस तरह की खबर आ रही है, इसी बीच में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव भी टलता जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उतना लॉयल आदमी जेपी नड्डा टाइप का इस माहौल में मिल नहीं रहा है मोदी जी को। ये मोदी बनाम शाह की परिस्थितियां हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत घिरता जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को देखा जा रहा है, या कुछ और मामला है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पुतिन भी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के साथ उनका कोई शेड्यूल अभी तक लोगों को पता नहीं है, जबकि परंपरा के मुताबिक नेता विपक्ष से कोई भी अंतरराष्ट्रीय किसी भी दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख अक्सर मिलता है। देखिए ये वो तीनों बातें जो आपने कही वो अलग हैं और जी स्पेकुलेटिव है उसमें। ये वाली बात राहुल गांधी वाली जो है पॉलिटिकल बात है, वो जरूरी हाँ, बात है। लेकिन बाकी दोनों बातें कि कोई चीज है कि नहीं है, ये मैं इस तरह की बातों में नहीं जाता। ये सब अटकलबाजी जी होती है और ये जी हमेशा ध्वस्त हो जाती है। हाँ, जितने तथ्य हमारे सामने, उनके आधार पर यह है कि ये एक पहली बार प्रधानमंत्री के कार्यालय के बारे में इस तरह की गंभीर परिस्थिति सामने आई है, जिसमें हाँ। वो स्पष्ट हुआ है कि मामला किसी स्तर पर तो जरूर किसी बड़ी गड़बड़ी का है, लेकिन उनकी ओर से इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है जिसकी आवश्यकता है। तो देखा आपने, शीतल जी ने बताया कि किस प्रकार से ये पूरा मामला उलझता जा रहा है, और बेहद गंभीर सवाल यहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर इस देश के पीएमओ में कार्यरत कोई व्यक्ति, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, नरेंद्र मोदी का बेहद विश्वास पात्र व्यक्ति, और कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बाकी किसी की मुलाकात हो ना हो, डेली उनके लिए रात में 10-11 बजे का समय नियत होता है कि उस दरमियान वो आधा घंटा निकालकर प्रधानमंत्री से जाकर मिले, पूरे दिन भर की गतिविधियों का ब्यौरा साझा करें। इतनी एक्सेस तो अमित शाह को भी नहीं है।
फिर उस आदमी के ऊपर तरह तरह के सवाल पवन खेड़ा उठाएं और उसके सरकार के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से कोई जवाब न दिया जाए। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल आने वाले दिनों में और बड़े सवाल के तौर पर सामने आएंगे कि आखिर कारण क्या है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय कथित तौर पर कंप्रोमाइज तो नहीं है? मैं नहीं मानता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे ताकतवर सत्ता प्रतिष्ठान कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अधिकारियों की भूमिका यदि संदेह के घेरे में है तो एक्शन लेने का काम प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री को तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी तरह का संदेश देश के अंदर व्यक्त किया जा रहा हो, समाज के अंदर व्यक्त किया जा रहा हो, सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर व्यक्त किया जा रहा हो, पार्टी के अंदर व्यक्त किया जा रहा हो या फिर विपक्ष के अंदर व्यक्त किया जा रहा हो और देश के अंदर इस बात को लेकर यदि चर्चा होने की परिस्थितियां पैदा हो जाए कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी विचारधारा का नहीं होता। जिस वक्त प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं उसके बाद से प्रधानमंत्री की भूमिका इस देश के 140 करोड़ लोगों की रहनुमाई करने वाले व्यक्ति की होती है, एक संस्था के प्रमुख की होती है और उस संस्था के अंदर बैठे हुए लोग यदि सवालों के घेरे में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। शीतल जी ने काफी कुछ बताया, बहुत सारी अंदरूनी परिस्थितियों को साझा किया कि महादेव बेटिंग ऐप की भी चर्चा होने लगी है जिसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ चुनाव में किया गया था। खुद प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया था। अब उस महादेव बेटिंग ऐप के बाद की परिस्थितियों को देखें तो जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर से क्या कभी रहस्य का पर्दा उठ पाएगा या फिर यह नवनीत सहगल के इस्तीफे, हितेश जैन को हटाए जाने, उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे, क्या इसी तरह यह मामला यूं ही दफन हो जाएगा? देखते जाइए, अगले 2 हफ्ते इस देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। शीतल जी हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे खेल पर नजर बनाए रखिए कि आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। नमस्कार।